हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित के रितेश भैया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, क्लास 10th के हिंदी जो आपका पेपर है 24 फरवरी को आपका पेपर है। 24 फरवरी को जो आपका पेपर होने वाला है, उसमें आने वाले जो 20 MCQ आते हैं, वो MCQ आज के इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। थोड़ा आप बैकग्राउंड जो वॉइस है उसको इग्नोर करके यहाँ पर MCQs पर फोकस कीजिएगा। 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं, यानी हम टॉप 50 ऐसे प्रश्न करेंगे जो पिछले वर्षों में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए बिना देर करे हम यहाँ पर देखते हैं वे कौन से 50 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला आपको ये याद रखना है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, तो आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे और उन ऑप्शन में से पहला ऑप्शन आपको या कोई सा भी एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपका नाम होगा ये भिखारी दास, तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक कर देना है। इसी प्रकार जब आप दूसरा हमारे यहाँ पर जो प्रश्न है वो है आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा हम किसे कहते हैं, तो महादेवी वर्मा जी को हम आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, रामचंद्रिका किसके द्वारा रचित है, तो ये केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका है। चौथा प्रश्न देखिए, साकेत, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। साकेत बहुत बार आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में आया है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक। तो साकेत किसके द्वारा लिखित है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित ये एक महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है, महाकाव्य। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रथम राष्ट्र कवि कौन है। प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, तो द्वितीय कौन है, द्वितीय हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस तरीके से आप पढ़िए कि एक एक क्वेश्चन आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर हम उसी तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न आपने जैसे समझा कि प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त, और आपको एग्जाम में प्रथम पूछेगा तो आप मैथिली शरण गुप्त बताएंगे, और यदि एग्जाम में आपसे द्वितीय पूछ ले तो आप रामधारी सिंह दिनकर बताएंगे। छठा प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की। तो रीतिकाल के भूषण ने रीतिकाल में वीर रस की रचना की। इस तरीके से आप बताएंगे। 4 ऑप्शन आएंगे, आपको यही ऑप्शन टिक करना होगा जो यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछेगा। अब आएगा दीप शिखा के रचयिता कौन है, या दीप शिखा किसके द्वारा लिखित है, तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित है। 7वां प्रश्न हो चुका है। 8वां देखते हैं, प्रिय प्रवास किसके द्वारा है, तो हरिऔध, अयोध्या सिंह हरिऔध, ठीक, ये है। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, लोकायतन, ये है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। गंगा लहरी, ये तो बहुत बार पूछी गई, बहुत बार, जितने भी आप यहाँ पे स्टार लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आया है आप लोगों के एग्जाम में। पद्माकर के द्वारा रचित गंगा लहरी रचना है। भूषण किस काल के कवि हैं, भूषण किस काल के कवि हैं, रीतिकाल। जैसे यहाँ पे देखिए, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की, तो भूषण किस काल के कवि होंगे, रीतिकाल के ना। तो यहाँ पे भी भूषण किस काल के कवि हैं, रीतिकाल के। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। आप यदि क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ भी आएगा कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ललित ललाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ललित ललाम मतीराम की है, ललित ललाम मतीराम, ललित ललाम मतीराम। आंगन के पार द्वार, ये अज्ञेय की है। आंगन के पार द्वार अज्ञेय, ये अज्ञेय हैं। इनका पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। अगर आप इसको ना याद कर पाए तो आप शिवा याद करिए, शिवा। सच्चिदानंद हीरानंद आई को हटा दीजिएगा, वात्सायन अज्ञेय। आपको इस तरीके से इनका क्रम याद हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आंगन के पार द्वार ये रचना अज्ञेय द्वारा रचित है। आपसे कभी कभी इन अज्ञेय का जो है पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। राम की शक्ति पूजा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और सारंगधर
सारंगधर। क्या लिखा है? सारंगधर। रचनाकार हैं कौन? तो हमीर रासो के द्वारा रचित सारंगधर रचना है। बिहारी किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। भूषण किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। उसी प्रकार बिहारी रीतिकाल के हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, साकेत किस युग की रचना है? साकेत किस युग की रचना है? तो ये द्विवेदी युग की रचना है। और ये किसके द्वारा रचित है? तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत है। मैथिली शरण गुप्त। और अभी हमने आपको इनका प्रश्न भी कराया। ठीक, केशवदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो केशवदास रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध। 19वां प्रश्न देखिए, छत्रसाल दशक भूषण के द्वारा रचित है। तार सप्तक आगे, तार सप्तक कौन है? फिर देखिए, तार सप्तक आ गया और आंगन के पार द्वार। तार सप्तक और आंगन के पार द्वार, ये दोनों रचनाएं हमारी किसने लिखी हैं? अज्ञे जी ने लिखी हैं। आगे चलते हैं, देखिए वही प्रश्न आ गया ना कि अज्ञे का पूरा नाम, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये नाम हमारा होता है वो अज्ञे जी का पूरा नाम। ये भी इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए। अमीर खुसरो, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो पहेलियां और मुकरियां, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। 50 टॉप ऐसे एमसीक्यू हम आपको करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी युग का काल कब से कब तक है? द्विवेदी युग 1900 से 1922 ईस्वी तक चला। नासिकेतोपाख्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसने लिखा है? सदल मिश्र ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करते चलिए। जिस तरीके से हमने नोट करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक इसी प्रकार आप भी नोट करते चलिए साथ ही साथ, ताकि आपको याद रहे। कला और संस्कृति वासुदेव शरण अग्रवाल। कला और संस्कृति वासुदेव शरण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, तो ये किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पे बच्चन लिखा है, पूरा नाम है हरिवंश राय बच्चन। भारत दुर्दशा, ये क्या है? ये किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। दिख रहा है? हाँ, तो भारत दुर्दशा नाटक विधा की रचना है और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये रचित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके द्वारा रचित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कहाँ? यहाँ पर हमारे 27 प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो 28वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं, गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ? तो गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी में हुआ। कलम का सिपाही बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है और शायद ये आपके 24 फरवरी के जो एग्जाम होगा उसमें भी रखा हो ये वाला प्रश्न, तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कलम का सिपाही किसके द्वारा रचित है? अमृत राय द्वारा। जीवनी विधा की रचना है और ये जीवनी किस पर आधारित है? प्रेमचंद। प्रेमचंद कौन थे? प्रेमचंद अमृत राय के पिता थे। अमृत राय कौन थे? अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र थे। ठीक, समझ आया? बहुत अच्छी बात है। लहरों के राजहंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में हर बार आता है, तो आप इसको भी मार्क कर लीजिए 24 फरवरी के लिए। ठीक है, लहरों के राजहंस। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, मतलब बहुत बार ये सारे जो हमने लिखे रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट ही रचनाएं हमने लिख रखी हैं। आगे देखिए, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु हो गया। नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा की विधा की रचना और किसके द्वारा है? तो हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, अभी पीछे देखा ना 27वें नंबर क्वेश्चन में। हाँ, तो वही है। अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी नाटक विधा की रचना है और किसके द्वारा रचित हैं? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित ये नाटक हैं। अब हंस कौन सी रचना है? मतलब हंस एक रचना है जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। कंकाल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, कंकाल, इरावती, इंदुमती, ये सारे ही ऐसे नाटक हैं जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न देखिए, गुनाहों के देवता बहुत इंपॉर्टेंट, गुनाहों के देवता बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित उपन्यास है। कौन सी विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है धर्मवीर भारती के द्वारा। कौन सी? गुनाहों के देवता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव। स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए, हास्य रस का क्या होता है? हास होता है। और एक एग्जाम्पल आपको हम सुनाते हैं। हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल,
किसी वजह से आपके यदि पिचके हों गाल, बर्रे ततैया छेड़ दे फूल जाए तत्काल। ये बहुत ही फेमस उदाहरण है और आप इसको लिखेंगे तो आपको हास्य रस का इम्पोर्टेंट मतलब आपको हास्य रस आसानी से याद हो सकता है। ठीक है, करुण रस का एक स्थायी भाव हमको पता होना चाहिए कि शोक होता है। इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं करुण रस का। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, बिलेते नते लाज के बोल, खुले हैं चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्नधार, पड़ी है छिन्नधार। तो यहाँ पर इस उदाहरण को सुनते ही हमारे मन में शोक नामक एक स्थायी भाव जागृत होता है और यही शोक स्थायी भाव हो जाता है करुण रस का। बात समझ आ चुकी है ना? हाँ, अच्छे से पढ़िए ध्यान से। अगला प्रश्न है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। अब ये किस रस का उदाहरण है? तो करुण रस का उदाहरण है। ये भी आप लिख सकते हैं करुण रस के उदाहरण में। स्थायी भाव क्या है? शोक है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। इस तरीके से आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के मतलब लिखते नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई सा भी रस आ गया तो विभाव यदि इस किसी भी पद को पढ़कर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव आदि के कारण पुष्ट होता है कोई सा भी रस, स्थायी भाव आप वहाँ पे लिख सकते हैं। कोई सा भी रस हो सकता है, करुण रस, हास्य रस, कोई सा भी हो, उनका स्थायी भाव पे वहाँ पे मेंशन करके आप वहाँ पे उसका उदाहरण सहित लिख सकते हैं। वैसे आप क्लास 10th में तो आपके एग्जाम में तो ये उदाहरण पूछा नहीं जाता है, लेकिन MCQ में आपको उदाहरण दे देगा तो आपको पहचानना होगा कि ये किस रस का उदाहरण है। ठीक इस तरीके से सोरठा छंद के पहले व तीसरे चरण में मात्राएं कौन कौन सी होती है? मतलब सोरठा छंद के पहले व तीसरे चरण में मात्राएं 11-11 होती हैं। अब सोरठा जो है वो दोहा का उल्टा होता है। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती हैं। तो यहाँ पर सोरठा में क्या हो जाएगा? पहले और तीसरे चरण में 13-13 ना होकर के 11-11 हो जाएंगी। ट्रिक है, सिंपल है, समझ सकते हैं। आपको यदि याद हो जाती याद कर लीजिए, बाकी तो ये तो याद करना ही है। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं, क्या कहते हैं? यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। 4 चरण में समान मात्राएं आने वाला छंद, मतलब चारों चरण में 4 चरण होते हैं, समान मात्राएं होती हैं। वह कौन सा छंद होता है? सममात्रिक छंद होता है। मतलब सममात्रिक छंद है, सभी चरणों में समान मात्राएं होंगी। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से। अग्नि का तद्भव, अग्नि का तद्भव है आग। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ गए हैं। गंगा यमुना का समास विग्रह करो। गंगा और यमुना के बीच में योजक चिन्ह लगाए, यानी य और से इसको हम समास विग्रह कर देंगे। पक्षी का तद्भव, पक्षी का तद्भव आपको पता है, पंछी होता है, एक पक्षी होता है, एक हो जाएगा यहाँ पे चिड़िया बोल सकते हैं या खग बोल सकते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है। झंडे के पर्यायवाची, तो आप कमेंट बॉक्स में झंडे के पर्यायवाची बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है एक प्रकार से। ठीक है, इसको बताइएगा। आम का पर्यायवाची, आम का पर्यायवाची क्या हो गया? रसाल हो गया, आम्रकर हो गया, ये सभी मीठ रस हो गया, ये सभी हमारे आम्र के क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। गंगा के पर्यायवाची शब्द गंगा के हो गए मंदाकिनी, भागीरथी, देवनदी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने टोटल 50 प्रश्न करा दिए हैं। देख सकते हैं ना, टोटल 50 प्रश्न। हाँ, तो आप यदि यहाँ पर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो, मज़ा के साथ साथ आपको यदि ये सारे प्रश्न समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको पहले से कितने प्रश्न आते थे। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ में जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्रोवाइड करेगी। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।